बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद तनवीर बेग बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के हवाले से, ठीक है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो है लास्ट जो हमारे लेक्चर्स गुजरे हैं उनके अंदर हम जो है फाइनेंशियल जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स हैं, उनके हवाले से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है बैलेंस शीट के आइटम्स को और मुख्तलिफ़ किस्म की जो दूसरी जो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स जो जनरेट होती हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और हम ये तमाम बातें जितनी भी हैं इनको हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और हमारा जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है उसके मुताबिक हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आज इस टॉपिक को मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनटेंजिबल एसेट्स के हवाले से हमारे जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो क्या कहता है इसके हवाले से, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो कंपनी का जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर जो 4th शेड्यूल है जो कि इससे मुतल्लिका जो इसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करता है वो क्या चीज़ है, ठीक है। फिर हम इसके हवाले से देखेंगे कि ये जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं ये कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिनसे ये हमारे इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। फिर हम उसकी रिकग्नाइजेशन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्राइटेरिया फॉर रिकग्नाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स जो होता है वो क्या है, ठीक है। कि कौन सा क्राइटेरिया है जिसके ज़रिए से हम जो है इनटेंजिबल एसेट्स को रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्विजिशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स कि आप इनटेंजिबल एसेट्स को कैसे एक्वायर करते हो, ठीक है। और फिर उसकी अमोर्टाइजेशन के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है और किस तरीके से आप उस चीज़ को लेते हो, ठीक है। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हम प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, फिर हमने उसका स्कोप को डिस्कस किया, फिर उससे मुतल्लिका जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको हमने डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि उनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। रीवैल्यूएशन से क्या मुराद है, किसी भी एसेट की दोबारा वैल्यूएशन हमें करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है, हमने इन चीज़ों के हवाले से डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि हाउ टू रिकग्नाइज फिक्स एसेट्स को आप कैसे रिकग्नाइज करते हो, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने रीवैल्यूएशन की पॉलिसी को डिस्कस किया, फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया, फिर हमने ये देखा कि हु कैन कंडक्ट रीवैल्यूएशन, कौन है जो रीवैल्यूएशन कर सकता है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन करने के कौन से इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हाउ टू रीस्टेट द कैरिंग अमाउंट आफ्टर रीवैल्यूएशन, कि आप जो है कैरिंग अमाउंट को किस तरीके से रीस्टेट कर सकते हो, ठीक है ना, रीवैल्यूएशन के बाद, ठीक है। स्टूडेंट, इनटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो हमारा जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो उसके हवाले से क्या कहते हैं, ठीक है। अभी हम उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। एन इंटेंजिबल एसेट्स इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट, ठीक है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं कि वो कहता है कि ये आइडेंटिफाइबल जो है नॉन मॉनिटरी एसेट्स होते हैं, ठीक है,
एक नॉन मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी नहीं यानी कि मालियाती टर्म्स में आप नहीं उनको लेते, बल्कि नॉन मॉनेटरी एसेट्स होते हैं जिसकी फिजिकल कंडीशन नहीं होती, यानी कि वो आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे फिजिकल अपनी जिसामत के साथ में, ठीक है, बल्कि और वो आपको किसी प्रोडक्शन में या किसी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज में दिखाई नहीं देंगे, बल्कि ठीक है आप उनको रेंट आउट भी कर सकते हो और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के हवाले से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको वो ये चीज़ें फिजिकल फॉर्म में आप किसी को नहीं दे सकते, रेंट ना आप उनको रेंट आउट कर सकते हो, ना आप उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के हवाले से किसी को आप दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ तक जो बात है वो तो सिर्फ इतनी, आप उसको अगर थोड़ा सा इसको सादा लफ्ज़ों में समझ लें कि इनटेंजिबल एसेट्स हमारे कौन से होते हैं, कि ऐसे एसेट्स जिनको जो आप ना छू सकते हो, ना आपको दिखाई देते हैं, ना वो फिजिकल हालत में आपके सामने मौजूद होते हैं, बल्कि वो उनको आप जस्ट उनकी एक सब कह लें कि जो एक एग्जिस्टेंस है आप उसको महसूस करते हो, ठीक है। अब वो कहता है द एसिड्स मस्ट बी कंट्रोल्ड, ये एसिड जो होते हैं इनको कंट्रोल कौन करता है, बाय एन इंटरप्राइज, जो इंटरप्राइज होती है वो इनको कंट्रोल करती है एज अ रिजल्ट ऑफ इवेंट इन द पास्ट, ठीक है। कोई भी आपने माजी में जो काम किया होता है उसके अगेंस्ट में जो एक इंटरप्राइज कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इनको कंट्रोल कर रही होती है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को आपने ध्यान से समझना है, ठीक है, कि इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं इसके हवाले से हम समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है समथिंग फ्रॉम विच द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू फ्लो, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, कि एक तो वो नॉन मॉनिटरी जो है वो अपनी फिजिकल जो सब्सटेंसेस होती हैं उसके हवाले से वो उसको वो नहीं रखते, आइडेंटिफाई नहीं आप उसको करते, ठीक है, बल्कि आप कर सकते हो लेकिन आप वो आइडेंटिफाइबल कंडीशन में होते हैं, आइडेंटिफाइड नहीं होते, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये चीज़ है कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कि फ्यूचर में जाकर मुस्तकबिल में वो एसेट कोई सा भी आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू एस्टेब्लिश द क्राइटेरिया फॉर when an intangible assets may or should be recognized, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो इसका जो स्टैंडर्ड है, ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 38 जो है वो क्या करता है, कहता है जी कि वो एस्टेब्लिश करता है एक क्राइटेरिए को, ठीक है, व्हेन एन इनटेंजिबल एसेट्स में और शुड बी रिकग्नाइज, कि आप उसको कैसे आपको करना चाहिए या आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर वो आपको ये बताता है कि टू स्पेसिफाई हाउ इंटेंजिबल एसेट्स शुड बी मेजरेबल, ठीक है, कि आप उनको किस तरीके से मेजर कर सकते हो, कैसे आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको ये बताता है कि टू स्पेसिफाई द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, वो आपको जो एक डिस्क्लोजर मीन शो करवाना, दिखाना, सही है, कि वो आपको दिखाने के हवाले से, उसको रिपोर्ट्स में दिखाने के हवाले से वो आपको रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो आपको बताता है कि एक इंटेंजिबल एसेट्स को आपने किस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो करवाना है, ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर फोर्थ शेड्यूल जो है रिलेटेड टू इंटेंजिबल, जो हमारा फोर्थ शेड्यूल है कंपनी के अंदर जो है, फोर्थ स्केड्यूल जो है वो बेसिकली आपको बताता है इंटेंजिबल एसेट्स के हवाले से, ठीक है। अब उसके अंदर वो चीज़ आपको क्या बताता है, कहता है जी कि ओरिजिनल कॉस्ट और द अमाउंट वैल्यूएशन, कि वो आपको
जो रिक्वायरमेंट है फोर्स कैजुअल की वो क्या है कि वो आपको बताता है कि आपने कैसे डिस्क्लोज करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट और द अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन वो आपने वहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखानी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने ये दिखाना है कि कोई किसी किस्म का कोई एडिशन, यानी कि अगर उसमें कोई इजाफा हुआ हो, या डिडक्शन फ्रॉम देयर फ्रॉम सिंस द प्रीवियस बैलेंस शीट डेट, ठीक है। कि जो आपने प्रीवियस बैलेंस शीट जो एक बनाई होती है ना, चाहे वो 31 दिसंबर को बनाई है, चाहे वो आपने 30 जून को बनाई है, चाहे किसी भी पीरियड में कि एंड पे जाके जो आप एक बैलेंस शीट बनाते हो और एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर वो बैलेंस शीट बना रहे होते हो, तो उस डेट से लेकर आज तक अगर उस एसेट में कोई इजाफा हुआ है तो वो भी आप रिकॉर्ड करोगे, और अगर उसमें कोई डिडक्शन हुई है, कोई कमी हुई है, तो वो भी आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एग्रीगेट अमाउंट रिटर्न ऑफ। अगर किसी किस्म का आपने उसके अंदर को राइट ऑफ किया, राइट ऑफ मीन कोई उसके अंदर आपने उसको ख़त्म किया है किसी एसेट को, ठीक है, तो फिर जो है वो भी आप उसमें दिखाओगे। और अगर कोई आपको रिटेन्ड जो है वो आपने किया है, किसी को आपने किसी को दिया है, तो वो भी आप इसमें शो करवाओगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये डिस्क्लोज करना है कि डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन और डिमिनिशन इन वैल्यू, ठीक है, वो आप उसको भी आप डिस्क्लोज करोगे। फोर्स कैजुअल हमारा ये हमें बताता है कि तीन चीज़ें आपने करनी है जो है। सबसे पहले तो आपने ओरिजिनल कॉस्ट को लेना है, उसके बाद अगर किसी किस्म का कोई इजाफा या कोई कमी हुई है तो उसको आपने लेना है। फिर उसके बाद आपने जो अगर कोई आपने अमाउंट किसी किस्म की को राइट ऑफ की है तो उसको आपने वहाँ पर डिस्क्लोज करना है। और चौथे नंबर पर जो है किसी किस्म की कोई डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन या डिमिनिशन अगर कोई है तो वो आपने फोर्स स्केड्यूल के मुताबिक इंटेंजिबल एसेट्स के हवाले से रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है, उसको लिखना है आपने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है। तो हम इसकी तीन जो है क्लासेस जो है नॉर्मल बनाते हैं। एक होती है गुडविल, दूसरा होता है पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड डिज़ाइन। फिर उसके बाद एक चीज़ जो होती है वो हम अदर्स के हवाले से मेंशन कर देते हैं कि जो हमने इनके अलावा अगर कोई किसी किस्म का कोई आपके पास जो इंटेंजिबल एसेट्स होगा तो उसको आप इस कैटेगरी में नोट करोगे, ठीक है। इंटेंजिबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, कहाँ से आपको ये वाले जो इंटेंजिबल एसेट्स जो है कौन से होते हैं जिनको आप अपना इंटेंजिबल एसेट बनाते हो। मसलन आपने साइंटिफिक या कोई टेक्निकल नॉलेज आप रखते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हवाले से, तो वो आपका समझ लें इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। उसको इंटेंजिबल रिसोर्स आपका होगा एसेट के हवाले से, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन। किसी किस्म का कोई डिज़ाइन जो है वो अगर आपने बनाया है किसी भी चीज़ के हवाले से, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो कोई किसी किस्म का कोई आपकी कोई और कोई आपका कोई स्केच हो सकता है किसी बिल्डिंग के हवाले से या कोई किसी चीज़ के हवाले से, तो वो जो चीज़ होगी वो आप उस चीज़ को वो जो नया प्रोसेस आप जो है वो अगर आप कोई अडॉप्ट करते हो, ठीक है, कोई नया तरीकाकार अगर आप इजाद करते हो तो उसके हवाले से जो चीज़ आप जिसको आप जो है वो कह लें कि उसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, उसके ऊपर आप कोई लाइसेंस ले लेते हो, तो वो जो चीज़ है वो आपके लिए इंटेंजिबल एसेट का रिसोर्स कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लाइसेंस आप किसी किस्म का ले लेते हो, मसलन आपने फ़िशिंग करने का लाइसेंस ले लिया, कोई इंपोर्ट करने का लाइसेंस ले लिया, कोई एक्सपोर्ट करने के हवाले से आपने कर लिया, तो ये तमाम जो लाइसेंस होंगे ये भी एक तरह से आपकी गुडविल
या जो कॉपीराइट्स या इस तरह की जो चीज़ें होते हैं, जो एसेट्स की हमने पीछे क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, उनके अंदर कहीं ना कहीं इसको हम एडजस्ट करेंगे और ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स के रिसोर्सेज कहलाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई मार्केट का नॉलेज अगर कोई एक बंदा रखता है, चाहे वो कस्टमर की लिस्ट हो सकती है, कस्टमर हो सकते हैं, सप्लायर रिलेशनशिप्स के हवाले से मार्केट शेयर हो सकता है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक वर्थ रखती होती हैं, इनकी एक वैल्यू होती है। ठीक है। हर बंदा जो है वो आपको ये चीज़ें मुफ्त में नहीं दे देते। ठीक है। तो जब हम इनके ऊपर कोई पेमेंट करते हैं किसी को, ठीक है, लोग जो है उसके बदले में अगर कुछ गेन करते हैं तो वो जो चीज़ है वो भी आपका इंटेंजिबल एसेट्स के रिसोर्सेज में शामिल होगा। फिर अगर आपको ट्रेडमार्क जो है, तो प्रोडक्ट बनाया, कोई ऐसी चीज़ आपने डेवलप की है, कोई नई चीज़ इजाद की है और उसके ऊपर अगर आप कोई चार्जेस क्लेम करते हो, कोई उसके ऊपर आप समझ लें कि एक्स्ट्रा कुछ अगर आप अमाउंट चार्ज करते हो तो वो चीज़ भी आपके लिए इंटेंजिबल रिसोर्स के अंदर आएगी। अच्छा, अब इसके हवाले से वो कहता है जी, एन आइटम शुड नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट। आप किसी भी आइटम को इंटेंजिबल एसेट्स नहीं रिकग्नाइज कर सकते। ठीक है। अनलेस, जब तक इट फुली मीट्स द डेफिनेशन इन द प्रपोज्ड स्टैंडर्ड। ठीक है। आप उस वक्त तक किसी भी आइटम को इंटेंजिबल एसेट नहीं शुमार कर सकते जब तक वो इसके डेफिनेशन के ऊपर पूरा ना उतरता हो कि जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो होते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन जो हमने डिस्कस किया, अगर तो वो उस डेफिनेशन को टच कर रहा है तो फिर वो इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। इफ एन इंटेंजिबल रिसोर्स does not meet the definition of intangible assets, अगर वो आपका जो इनमें से भी कोई हो सकता है, कोई इनके अलावा हटकर भी अगर कोई रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं करते, तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं, ऐसे जो खर्चे होते हैं, इनका टू एक्वायर or installment generate, it will recorded as current period expenses। ठीक है। तो फिर हम उनको क्या करते हैं, इस तरह के जो खर्चे होते हैं चाहे वो कितनी भी अमाउंट हो, उसको हम उस पीरियड का करंट खर्चा जो है वो तस्वर कर लेते हैं। ठीक है। अब आ जाती बात कि आपने इंटेंजिबल एसेट्स को किस तरीके से रिकग्नाइज करना है। अब इसके बारे से वो हमें गाइडलाइन देता है, कहता है एन इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकग्नाइज्ड इफ एंड ओनली इफ, आप उस इंटेंजिबल एसेट्स को रिकग्नाइज करोगे अगर वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट आर एट्रीब्यूटेबल to the assets will flow to the enterprise। ठीक है। कि अगर वो फ्यूचर जो बेनिफिट है that are attributable to the asset will flow to enterprise। ठीक है। कि आप अगर वो किसी किस्म की इंटरप्राइज के अंदर जो है किसी किस्म की एसेट में कोई उसकी कमी आती है या उससे कोई इजाफा होता है, तो आप उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स के हवाले से तो आप उसको रिकग्नाइज करोगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, फिर हम दूसरी एक जो रीज़न है जिसकी वजह से हम रिकग्नाइज करते हैं वो क्या है, द कॉस्ट ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है। कि आपने अपनी मर्जी से कॉस्ट नहीं लगानी शुरू कर दी, इसके लिए एक प्रोफेशनल जो हमारे कह लें कि कॉम्पिटेंट जो लोग होते हैं वो इस काम के लिए टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं और वही जो है किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स के हवाले से उसकी मेजरमेंट का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है।
Management has to exercise its judgment in assessing the degree of certainty attached to the flow of economic benefits to the enterprise. वो कहता है मैनेजमेंट को अपनी जो पावर्स हैं एक तरह से कि वो एक्सरसाइज कर सकता है किस चीज़ के हवाले से, इस जजमेंट, अगर कोई जजमेंट किसी किस्म की मिलती है, देता है कोई, in assessing the degree of certainty obtained to the flow of economics benefit to the exchange. ठीक है, क्या कहता है कि मैनेजमेंट होती है वो उसको अपनी जजमेंट जो होती है उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है इन असेसिंग द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है ना, कि वो ये जानने के लिए उस चीज़ की जो मैनेजमेंट होती है वो जजमेंट करती है कि इसकी जो डिग्री है इससे मुतल्लिका अटैचमेंट की वो कितनी है। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, कि कौन सा क्राइटेरिया जिसकी मदद से आप जो है एक एसेट्स को रिकग्नाइज करते हो और अपने पास उसके हवाले से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग करते हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आइडेंटिफाइएबल। एन इंटेंजिबल एसेट्स मस्ट बी आइडेंटिफाइएबल इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गुडविल, कि जो इंटेंजिबल एसेट्स होता है उसको फ़र्क उसका होना चाहिए बैलेंस शीट के हवाले से, और वो रिकॉर्ड का एक हिस्सा होना चाहिए। विद नॉन फिजिकल आइटम्स देयर मे बी अ प्रॉब्लम विद, अगर कोई नॉन फिजिकल आइटम होंगे तो वहाँ पर वो कहता है जी प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, अब हम ज़रा थोड़ा सा देखते हैं। वो कहता है इफ़ एन इंटेंजिबल एसेट्स इज एक्वायर्ड सेपरेटली थ्रू परचेजेज देयर मे बी ट्रांसफर ऑफ लीगल राइट्स, कि अगर आपने कोई इंटेंजिबल एसेट्स अगर आपने कोई ख़रीदा है तो फिर आपको जो है क्या करना पड़ेगा। वो कहता है जी कि परचेजिंग जो है अगर आपने उसको कर लिया है तो ये उसके जो लीगल राइट्स हैं उसको टेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, लीगल राइट्स को जो है ट्रांसफ़र करने में इसको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जी कि एन इंटेंजिबल एसेट्स मस्ट बी आइडेंटिफाइबल इफ इट इज स्पेयरेबल। ठीक है, कि जो इंटेंजिबल एसेट्स होता है वो इस काबिल होता है एक तरह से कि आप उसके बारे में किसी किस्म का जो है वो एक सेपरेट जो है वो उसके हवाले से एक डिस्क्लोज आप कर सकें अपनी उसमें रिपोर्ट्स में। ठीक है, और उसको आप रेंट आउट भी कर सकते हो और ऑपरेशनल भी उसको बनाया सेपरेटली, उसको जो है वो सोल्ड भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है however spareability is not an essential feature of an intangible asset। स्पेयरेबिलिटी ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है ना, कि सेपरेट जब आप उसको एक किसी एसेट को बनाते हो तो ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये इसका एक फीचर हो, बल्कि इसके बगैर भी पहले काम होता रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट एक जो आप कह लें कि हम जो इसके ऊपर जो करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है तो वो सेपरेट इसीलिए किया जाता है ताकि आप उसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं उनको आप रिकॉर्ड का एक हिस्सा बना सको। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल किसका है। ठीक है, ये भी इंटेंजिबल एसेट्स के हवाले से बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप रिकग्नाइज करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, रिकॉर्ड का एक हिस्सा बनाना चाहते हो इंटेंजिबल एसेट्स को, तो फिर आपने ये देखना है कि उनका कंट्रोल किसके पास है। ठीक है, जिसके पास जो है वो कंट्रोल होगा, ठीक है, एविडेंस के साथ में, तो
वो कह लें कि वो ही सही मानों में जो है उसकी जो है वो प्रेजेंटेशन दी जा सकती होगी। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, कि आप इस तरह के जो रिसोर्सेज जो कि आपको फ्यूचर में किसी किस्म का कोई फ़ायदा दें, रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं, ये जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए हैं यहाँ पे। ये जो है, ठीक है, इसके अंदर साइंटिफिक, डिज़ाइन, लाइसेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मार्केट नॉलेज, ये सारे। ठीक है, तो इनके हवाले से वो कहता है कि वो उनकी इकोनॉमिक बेनिफिट उनका फ्यूचर में हो। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये इंटेंजिबल एसेट में शुमार होगा। ठीक है, अब आ जाता है इंटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर कैसे करेंगे। तो इसकी 3 तरीके हैं। पहली जो चीज़ है, एक्वायर से मुराद ये नहीं है कि आपने उसको कहीं से कोई लेके आना है, बल्कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने उसको किस तरीके से डील करना है। तो पहली जो चीज़ है वो है सेपरेट एक्विजिशन। द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स कंप्राइजेज इट्स परचेज प्राइस इंक्लूडिंग एनी ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड आर directly contribute expenditure or on preparing the assets for its intended use। ठीक है, कि यानी कि आपने उसको अलहदा एक शिनाख्त देनी है और उसकी जो परचेजिंग प्राइस है और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उसके हवाले से, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस के हवाले से, या दूसरी जो हैं, ये तमाम जो हैं उसको किसी भी एसेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक्वायर करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है पार्ट ऑफ अ बिजनेस कम्बिनेशन, कि जो अगर उसकी एक्विजिशन इज उसका पार्ट है किसी भी बिजनेस कम्बिनेशन के हवाले से, तो वो चीज़ जो होती है वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाती है। जैसे वो कहता है इफ एन इंटेंजिबल एसेट is acquired in a business combination, the cost of asset is based on the fair value of the date of acquisition। कि जब हम उसको इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर करेंगे तो उसकी कॉस्ट जो होगी, जो उसके ऊपर लागत आई है, वो इंतहाई जो है प्रॉपर तरीके से उसको बिजनेस के अंदर लेके आया जाएगा और उसको रिकॉर्ड का एक हिस्सा बनाया जाएगा। ठीक है, फिर एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से वो क्या कहता है, कहता है एक्विजिशन बाय वे ऑफ अ गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, इन सम केसेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स में बी क्रिएटेड फ्री ऑफ चार्ज। बहुत सारे केसेस में जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनको हम फ्री ऑफ चार्ज ही क्रिएट कर लेते हैं, और अ नॉमिनल वैल्यू, या फिर उसकी एक बहुत थोड़ी सी एक नॉमिनल वैल्यू आप रखते हो एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, कि अगर तो गवर्नमेंट ग्रांट हो, गवर्नमेंट दे रही हो को ग्रांट, तो फिर हम उसकी एक बहुत नॉमिनल सी वैल्यू रख लेते हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल कौन सी ले सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर कोई लैंडिंग राइट्स को ले ले, लाइसेंस टू ऑपरेट रेडियो टीवी चैनल। ठीक है ना, कोई आप रेडियो का या टीवी का चैनल आप चलाना चाह रहे हो, उसका आपने लाइसेंस ले लिया, ये भी आपका इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। इंपोर्ट लाइसेंस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। एक्सेस टू अदर रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरीज, जो ऐसी टेरिटरीज जिधर पहले काम होता था या वहाँ पर हमने एक अपने चार्टर ऑफ उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर वो किसी रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी के अंदर है तो फिर वहाँ पर जो है किसी किस्म की वो उस चीज़ को हम रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाएंगे, अदरवाइज तमाम चीज़ों को हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसके वाले से आगे कहता है एन इंटरप्राइज में चूज टू रिकग्नाइज बोथ द इंटेंजिबल एसेट्स एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, कि वो ये चीज़ जो है इस ऑप्शन को चूज करती है कि गवर्नमेंट का या कंपनी का जो इंटेंजिबल एसेट है उसको आपने फेयर वैल्यू के ऊपर लिखना है। ठीक है,
फिर उसके बाद कहता है इफ द एंटरप्राइज चूजेस नॉट टू रिकॉग्नाइज द एसेट्स एट इट्स फेयर वैल्यू दे मे रिकॉग्नाइज द एसेट्स एट द नॉमिनल अमाउंट पेड प्लस एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ठीक है, कि अगर वो जो है इंटरप्राइज जो है वो चूज करती है कि उसने एसेट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करना अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर, अपनी मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो फिर जो है एसेट जो होता है उसकी नॉमिनल अमाउंट जो होती है उसको पेड किया जाता है प्लस एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो उसके ऊपर खर्चा जाता है जाते हैं। ठीक है, आखिरी जो चीज अब हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे वो है अमर्टाइजेशन। अमर्टाइजेशन क्या होती है कि फिक्स एसेट्स जो होते हैं, जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, उनके अंदर एक होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखने वाला जो एसेट है उसकी लाइफ के अंदर जो कमी आती है किसी किस्म की, ठीक है, उस चीज को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब ये जो चीज थी डेप्रिसिएशन का जो वर्ड है ये बेसिकली जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके हवाले से स्पेसिफिक होता है, जबकि जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं वहां पर डेप्रिसिएशन नहीं पाई जाती बल्कि वहां पर अमर्टाइजेशन पाई जाती है। और किसी भी एसेट को जो आपके पास इनटेंजिबल फॉर्म में होगा उसकी जो लाइफ है वो आप उसको 20 साल से ज़्यादा मुकर्रर नहीं कर सकते। ठीक है, कि अगर आपने उसको डिटरमाइन करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर और उसको आपने मेजरमेंट उसकी करनी है तो विद इन 20 ईयर्स के अंदर अंदर रहते आप उसकी लाइफ का अंदाज़ा करोगे। फिर उसके बाद जो है वो कहता है बट एन इंटरप्राइज में पुट फॉरवर्ड। अच्छा, इसके अंदर अगर कोई फर्ज करें वो 20 साल से भी ज़्यादा किसी एसेट की जो लाइफ है उसको एक्सपेक्ट करता है और उसके हवाले से जो है वो कुछ करना चाहता है, तो फिर वो जो कमेटी है इसके हवाले से कोई भी कॉन्स्टिट्यूट की गई हो, फर्ज करें किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, या कोई और कोई फोरम भी हो सकता है, तो वहाँ पर उसकी लाइफ का अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये 20 साल इसकी लाइफ रखनी है या कि 25 साल या इससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने इनटेंजिबल एसेट्स को डिस्कस किया था। इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं कि जो अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते, ठीक है, बल्कि जो कह लें कि ऑनलाइन स्टडी के हवाले से जो एक होते हैं ना फिजिकल जो एग्जिस्टेंस नहीं रखते, बल्कि जो आप कह लें कि जिनको आप छू सकते हो, जस्ट आप महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते, तो उनको आप कहोगे कि आपके ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं। और जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो या इस तरह के, वो आपके टेंजिबल एसेट्स में शुमार होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट अगर किसी को कोई चीज़ नहीं टॉपिक समझ आया तो वो दोबारा डिस्कस कर सकता है। ठीक है, आज हमने कोशिश की है कि इंटेंजिबल एसेट्स की एक डिटेल जो है हम डिस्कशन करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आगे फर्दर अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, ठीक है, उनकी प्रेजेंटेशन और उनकी प्रिपरेशन वगैरह के हवाले से जो ज़रूरी चीज़ें हैं तो उनके हवाले से हम जो डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।